इन्होंने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को ढेर किया। 8 गोलियां खाई। श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। गाजी बाबा को पकड़ा जा सकता है, एक हॉट प्रॉपर्टी को पकड़ा जा सकता है, तो किस तरह से जाल बिछाया गया? डाउनटाउन का पुराना घर, एक ही सीढ़ी, एंट्री एग्जिट। घुसने के बाद उसने उसके अंदर एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। तो आपका जब आमना सामना हुआ गाजी बाबा से, आप पर काफी फायरिंग की। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे पीछे और उन्होंने फायरिंग शुरू करी, फिर ग्रेनेड्स लॉबिंग शुरू करी। ये कोई 12 बाई 10 का कमरा रहा होगा। ये एक्चुअल इनकाउंटर होता है, ऐसे तो गोली चलती है, ऐसे आप इंजर्ड होते हैं। उससे पहले वर्ल्ड में किसी पार्लियामेंट पर हमला नहीं हुआ था। आवर्स पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट which became target of जैश-ए-मोहम्मद। गाजी वाज Osama bin Laden for us। और उसमें कहते हैं कि शहमाद का खेल है। एक गोली अभी भी आपकी बॉडी में? एक मेरी लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नाच के ऊपर। लोगों की बहुत दिलचस्पी है अननोन मैन को लेकर। तो मुझे लगता है कि किसी कंट्री के पास अगर ये एक कैपेसिटी है तो उसको इस कैपेसिटी को जरूर ट्राई करना चाहिए। क्या कश्मीर कभी स्थायी तौर पर पीसफुल हो सकता है? वहाँ पीस फ्रेजाइल है, नो डाउट। जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाना किसे कहते हैं, इसे आज के मेरे मेहमान से बेहतर शायद ही कोई जाने। इन्होंने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को ढेर किया। 8 गोलियां खाई। इसके बाद इनके कारनामों पर एक फिल्म भी बनी है और कीर्ति चक्र समेत बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे आज मेरे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 1 to 1 विद रिचा में। थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच। तो आपका जब आमना सामना हुआ गाजी बाबा से, उसने आप पर काफ़ी फायरिंग की, आपका राइट हैंड सुन्न हो गया था, तो आपको लगा था कि आप बच जाएंगे, आपने लेफ्ट हैंड से फायरिंग कर उसे ढेर किया। एक्चुअली अगर इनकाउंटर की सिचुएशन देखें तो ये बड़े कुछ उन इनकाउंटर्स में था जिसको कि मतलब एक्चुअल इनकाउंटर की संज्ञा दी गई थी। रीज़न बीइंग कि ये वाकई में मुठभेड़ हो गया। अब हुआ ऐसे कि 28 को जिस खुदकश पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद डिप्टी चीफ को हम लोगों ने पकड़ा लाइव, तो उसकी निशानदेही पे हमने एक हाइड आउट को बस्ट किया। वो बस्ट करने के बाद जो उसके लिंकेजेस को हमने इंट्रोगेट किया और उसकी सारी कड़ियाँ जोड़ी, तो उन कड़ियों का रिजल्ट ये बन के आया कि गाजी बाबा इज़ राइट इनसाइड श्रीनगर एंड ही हैज़ गॉट मल्टीपल हाइड आउट्स, सीक्रेट चैम्बर्स। ही इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम वन ऑफ दोज हाइड आउट्स और उनमें जो वो ऑपरेट कर रहा है उनमें उन हाइड आउट को बनाने वाला एक कारपेंटर है जो कि लोकल कश्मीरी है अनंतनाग का, वही इसको डिज़ाइन करता है। हम लोग 28 के रात को उसको भी उसके हाइड आउट से पकड़ के लाए और 29 के दिन में इंटरोगेशन के बाद गाजी बाबा के हाइड आउट का पता लगा, जिसको कि हमने 29 के रात में रेड किया 3:30 पे 29/30 अगस्त 2003। और उस रेड में हमको नहीं पता था कि वो नाइट विजन डिवाइस क्लोज सर्किट टीवी के ज़रिए हमको मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, मतलब क्लोज सर्किट टीवी तो तब आया ही नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या हमको नहीं पता था। हम लोग तो ग्राउंड सोल्जर्स थे। वी आर कनेक्टिंग द एनेक्डोट्स ऑन द ग्राउंड एंड ऑपरेटिंग। तो हम उसके हाइड आउट में घुस गए सीधे 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर डाउनटाउन का पुराना घर, एक ही सीढ़ी, एंट्री एग्जिट। घुसने के बाद उसने उसके अंदर एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था जिसका कि ओपनिंग एक ह्यूज मिरर के थ्रू था। मिरर हमारे लिए एक लुकिंग मिरर दिखता था। उसके नीचे कुछ ऐसे भी साजो सामान रखे थे जो एक आदमी अपने को ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज़ करता है, तो उसको देख के भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। हमें नहीं पता कि ये मिरर की जितनी मोटाई है गाजी बाबा पर उतना ही दूर हमसे है। तो वी ब्रोक द मिरर एंड वी आर द वेलकम्ड बाय द वॉली ऑफ बुलेट्स। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे पीछे और उन्होंने फायरिंग शुरू करी, फिर ग्रेनेड्स लॉबिंग शुरू करी। ये कोई 12 बाई 10 का कमरा रहा होगा और शुरुआती ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स की इंजरी से हमारे करीब 5 जवान तो इंजर्ड हो गए। उनको सुपरफिशियल इंजरीज़ लगी, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया। एक मेरे गार्ड का जवान था जिसको गोली लगी और बाद में शहीद हो गया अनफॉर्चुनेटली, कांस्टेबल बलबीर सिंह। बट हम 3 ऑफिसर्स थे जो हम अंदर एक तरह से गाजी बाबा और उसके साथ के पाकिस्तानी के साथ जो एक फाइनल हमारा कन्फ्रंटेशन था, जो इनकाउंटर था, बस हमारे 3 और 2 के बीच में हुआ। और उसमें भी फायरिंग करते समय दाहिने हाथ से मुझे कंप्लीट एक बस्ट उसका राइट हैंड पे लगा, तो हाथ तो मेरा लटक गया, बिल्कुल सेंसेशन ही नहीं था। माई ओन हैंड वॉज नॉट लिसनिंग माई कमांड। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि हमारा हैंड भी है। तो बायां हाथ हमारे पास था और
उसमें सिंपल था कि उस स्पर ऑफ मोमेंट में अगर मैं डिमोरलाइज हो जाता या पिन डाउन हो जाता तो आई हैड ओनली वन वे टू डाई, और अगर मुझे उस मोमेंट में अपने को रिकवर करके रिएक्ट करना था सोल्जरली, तो आई थिंक दैट मोमेंट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट एंड प्रॉब्ली आई यूटिलाइज दैट मोमेंट एंड ही वाज किल्ड। तो आपने और लेफ्ट हैंड से फायर मेरे किया? लेफ्ट हैंड उससे से फायर पहले किया। आपने लेफ्ट हैंड से फायर किया था? लेफ्ट हैंड से नॉर्मल मेरी फायरिंग अच्छी थी, हालांकि लेफ्ट हैंड मेरा मास्टर हैंड नहीं है। फायरिंग के अलावा और कुछ भी लेफ्ट हैंड से मैं नहीं कर पाता हूँ, और आज की तारीख में भी राइट हैंड सेटर होने के बावजूद भी बाएं हाथ से मेरी फायरिंग स्किल अभी भी दुरुस्त है। आपको ये भी डर था कि ये हाथ कहीं काट ना दिया जाए? डर क्या, ये मैं रादर एश्योर्ड था। मुझे जो पहला फील आया गोली लगने का, तो मुझे स्टमक में गोली लगने का कोई ज्ञान नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा पेट में गोली लगी है, मुझे भी नहीं पता लगा पैर में लगी है, बट मुझे जो मिनिमम लगा कि लाइफ इंडेंजर्ड है, आई एम बैडली इंजर्ड, इफ़ लाइफ बचती है तो हाथ तो बिल्कुल नहीं बचेगा। और बाकी वही मुख्तलिफ जो फीलिंग्स आने लग जाती है कि ये एक्चुअल इनकाउंटर होता है, ऐसे तो गोली चलती है, ऐसे आप इंजर्ड होते हैं, यू फेस दिस, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द पर्सन में डाई, मेरे कोलीग्स अंदर फंसे हैं, वो शायद होंगे नहीं। तो ये सब ख्यालात तो एक ह्यूमन ख्यालात है, आने लगता है। लेकिन मैं होश में था। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं होश में था, मैं बात कर सकता था, मैं सोच सकता था, मैं देख सकता था, मैं वॉक कर सकता था। ये मेरी स्ट्रेंथ थी। राइट लेग का न्यूरोपैथी का भी मुझे कोई नॉलेज तब नहीं हुआ कि नर्व मेरी चली गई। आई वॉज ब्लीडिंग बैडली फ्रॉम राइट हैंड। तो मैंने यही बोला कलीग से कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम करो और मुझे हॉस्पिटल भेजो और मुझे जितना जल्दी इवैक्यूएट करो। टेररिस्ट अंदर हैं, घर को घेर के रखना। और उस वक्त प्रधानमंत्री का दौरा भी चल रहा था श्रीनगर में। हाँ, संयोग से, क्योंकि अगर आप पूरे कश्मीर का फेज़ को आप अगर स्कैन करें तो प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। वो भी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये फैसला लेना कि हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की मीटिंग JNK की कैपिटल श्रीनगर में करेंगे, मतलब ये तो बहुत बड़ी खबर थी वहाँ के लिए। रादर पूरा अमला, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस भी इस बात को लेके सबके पसीने छूट गए थे कि मतलब इस जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती थी और BSF लीड फोर्स थी। रादर श्रीनगर सिटी का पूरा चार्ज BSF के ऊपर था और सिटी ट्रेडिशनली भी और ऐसे समय में आपने एक इतना बड़ा इनकाउंटर किया। वो इनकाउंटर एक इंटेलिजेंस कनेक्टेड एपिसोड की एक बड़ी अच्छी कहिए कि वो एक परिणति है, जो कि रिजल्टेंटली वो इतना बड़ा एक सक्सेस बन के उभरा। और उसमें कहते हैं कि शहमात का खेल है, तो मतलब जैश-ए मोहम्मद जो कि 2000 में बना, तो 2000 में उसकी स्थापना हुई पाकिस्तान में बहालपुर में। मौलाना मसूद अजहर जो हमारा एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है आज के तारीख में, उसने उसकी स्थापना करी। और उसके बाद तो उन्होंने भारत के सरजमी पे जितने लैंडमार्क ऑपरेशंस, जितने लैंडमार्क अटैक्स हैं, वो सब जैश-ए-मोहम्मद के नाम हैं। आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए बदामी बाग कैंट 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने जो एक खुदकश हमला हुआ था, और उस हमले के बाद 1 अक्टूबर 2003 को जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया, और वो भी इनकाउंटर बहुत लंबे देर तक चला और पूरे इनकाउंटर को BSF ने हैंडल किया। लेकिन जिस घटना को लेके जैश-ए-मोहम्मद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंड ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आया, वो घटना थी 13 दिसंबर 2001, जब पार्लियामेंट सेशन में थी। 242 सांसद लोकसभा के अंदर बैठे थे। उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत जी का संबोधन समाप्त हुआ था और वो बाहर निकल रहे थे, और जैश-ए-मोहम्मद के 5 खुदकश ने गाज़ी बाबा राना ताहिर नदीम के ज़रा निगरानी में जो एक अटैक किया पार्लियामेंट में, वो अटैक हमारा सौभाग्य है कि वो अटैक एक तरह से फेल हो गया। वो अटैक अगर सक्सेसफुल होता या पार्शियली सक्सेसफुल भी होता, तो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जी का बयान था कि हैड these suiciders been able to enter the parliament, then the entire floor of parliament could have been turned into pool of blood। अडवाणी जी का बयान था। तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा इंडियन डेमोक्रेसी पे हमला था, कितनी बड़ी चुनौती थी। और दुनिया में वो ऐसी तारीख है कि उससे पहले वर्ल्ड में किसी पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ था।
आवर्स पार्लियामेंट वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट विच बिकेम टारगेट ऑफ जैश ए मोहम्मद. तो और गाजी बाबा बिकेम द हॉट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दैट अटैक, क्योंकि उसी ने पूरे अटैक की जो प्लानिंग करी थी, पूरा आर्किटेक्ट, उसका आर्किटेक्चर उसी ने तैयार किया था. एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द पोटा ट्रायल कोर्ट headed by Justice S.N. Dhingra. So Ghazi Baba was Bin Laden, Osama Bin Laden for us, for our country, for entire organizations. So he was a very suitable and a national target for us, जिसको पूरा देश ढूंढ रहा था. मोस्ट वांटेड. Most wanted. तो जब प्रधानमंत्री वहाँ थे और आप लोगों को क्लू मिला बीएसएफ में कि गाजी बाबा को पकड़ा जा सकता है, एक हॉट प्रॉपर्टी को पकड़ा जा सकता है, तो किस तरह से जाल बिछाया गया? जाल बिछाया इसलिए कि गाजी बाबा के जो टेरर एक्टिविटीज़ के इंडिकेशन करीब 1-1.5 साल से मिलने शुरू हो गए थे. पार्लियामेंट अटैक के बाद गाजी बाबा का जो मोराल था, जो उसका अपनी लीडरशिप को प्रूव करने की जो उसकी भूख थी, वो थोड़ी बढ़ गई थी. तो इस अटैक के बाद सन 2000 का अगर आप पूरा क्राइम ग्राफ देखें श्रीनगर का, कश्मीर का, तो 2000 ईयर वॉज द 1 ईयर ड्यूरिंग विच अगर आप 2002 में घटनाक्रम देखें तो पिस्टल शूटिंग और ग्रेनेड लॉबिंग के सबसे ज़्यादा घटना अगर कोई हुई कश्मीर में तो वो साल 2002 था, 2003 था. कॉप किलिंग बाई साइलेंसर पिस्टल्स. और श्रीनगर सिटी के क्राउडेड एरियाज़ में ये बड़ा इजी था टेररिस्ट के लिए, और उसके लिए साइलेंसर पिस्टल प्रोवाइड करना, उसके लिए किलर्स प्रोवाइड करना, ये टोटल गाजी बाबा के अंडर डायरेक्शन चल रहा था. बाद में उसका मन इतना बढ़ गया कि वो उसने श्रीनगर सिटी के अंदर अपना हाइड आउट बनाया, और श्रीनगर की सिटी के अंदर हाइड आउट बनाना सबको परेशान करने वाली बात थी. उसका क्लू मिल नहीं रहा था करेक्टली, एक्सेप्ट सम स्मॉल क्लू बाय दी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाय द इंडियन आर्मी. लेकिन हमको ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट, जो प्रपोज्ड विजिट है, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर गाजी बाबा आल्सो. क्योंकि आप उसके नज़रिए से देखें तो ही हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि जैश ए मोहम्मद भारत के नेतृत्व के जो टॉप लीडरशिप के अराइवल पे इतना बड़ा कांड करने की हैसियत रखती है. और उसने उसकी कोशिश भी की. कोशिश इसलिए की कि 27 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कारवां एयरपोर्ट से उतरा और वो अपने मीटिंग स्थल के लिए रवाना हुए, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन डेलगेट, तो उस यात्रा के दौरान भी उसने कोशिश की. हालांकि उसका वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि सिक्योरिटी इतनी चुस्त थी और कंप्लीट रूट प्रोटेक्शन बीएसएफ की जिम्मेदारी थी. लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ज्यों वेन्यू पर पहुँचे, एग्जैक्टली उसी समय जब आरोपी हटनी शुरू हो गई, रोड ओपनिंग पार्टी, तो उसका जो खुदगस ग्रुप था उसने लाल चौक के ग्रीनवे होटल पर अटैक किया. दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज राइट इनसाइड द कन्वेंशन सेंटर and the encounter continued throughout the night. Even the shots of the bullets could have been heard by every person whosoever in Srinagar. BSF sacrificed 3 lives, but successfully killed all the terrorists by morning. Before sunrise, we killed every terrorist on 28th of August. And 28th August was the date of departure of PM from Srinagar to Delhi. Again, Ghazi Baba attempted similar attack on 28th. लेकिन बीएसएफ की सिटी के अंदर होल्ड इतनी ज़बरदस्त थी. होल्ड ये होता है ग्राउंड पर, लेन बाय लेन, चौराहा, एक ऐसी फोर्स जो 14 साल से श्रीनगर के नब्ज़ को जानती थी. एक एक मोड़, एक एक गली पर जिसने बंकर इस्टेब्लिश किए थे, फुट पे चल के, जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड की सही हकीकत की जानकारी बीएसएफ को थी. और इसी का रिजल्ट रहा कि 28 तारीख को जो उसने खुदकश दस्ता तैयार किया था पीएम के रिटर्न के दिन खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, उसको हमने ज़िंदा पकड़ लिया. और उस पाकिस्तानी का ज़िंदा पकड़ा जाना, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा. हो सकता है कि वो इतना ओवर एम्बिशियस था, वो अपने को इस लेवल पे लाना चाहता था उस लीडरशिप में, और हमारी इंटेलिजेंस और ग्राउंड वर्क वो दोनों कन्वर्ज हुआ एंड वी गॉट दिस ग्रेट सक्सेस. जुगाड़ भी बहुत काम करता था उस वक्त. जुगाड़, यस, जुगाड़ बड़ा प्रचलित हुआ, और बीएसएफ स्पेशली वाज नोन टू बी फोर्स इनोवेटिंग विद जुगाड़्स. ये कई जगह आपको बुक्स में भी रेफरेंस मिलेगा, जिसमें 2 जुगाड़ को तो मैं रेफ़र कर देता हूँ. एक तो कम्युनिकेशन रिलेटेड जुगाड़ था.
टेररिस्ट भी उस समय वायरलेस सेट पे ही बातचीत करते थे। नोकिया है, मोटरोला है, मित्सुबिशी है, वेरियस मॉडल्स जो उनको जहाँ से मिलता था, तो वो जो कन्वर्सेशन करते थे उनके कन्वर्सेशन को हम कैसे टैप करें, तो उसका तरीका होता था कि जो इनसे पकड़े हुए वायरलेस सेट होते थे, सीज़ किए हुए, वो एज ए कोर्ट प्रॉपर्टी हम FIR के साथ जमा करते थे पुलिस स्टेशन में। तो उसमें एक नियम था कि आप कोर्ट के आदेश से वो वायरलेस सेट ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट आप कोर्ट को ले जाके जमा कर सकते हैं। तो इस एक प्ली पे हम लोगों ने काफ़ी वायरलेस सेट अपने पास रखे थे। उनका हमने एक मॉनिटरिंग सेंटर शुरू किया था, और उस पर जितनी बातें टेररिस्ट करते थे अलग अलग चैनल पे, अलग अलग टाइम पे, तो उनके कोड और आवाज़, दो चीज़ कभी चेंज नहीं होती थी। वो कोड तो चेंज करते थे, आवाज़ नहीं चेंज कर सकते थे, और इनके कोड भी मंथली बदलते रहते थे। तो उसका हम लोगों ने एक जुगाड़ तरीके से एक अंदाज़ा लगा के एक रजिस्टर खोल रखा था, जिससे हम ये क्लू लगा लेते थे कि भाई ये आवाज़ इस तंजीम वाले की है, ये बड़ा कमांडर है, ये छोटा कमांडर है, इसका पिछले महीने कोड ये था, इस महीने कोड ये है। ये हमारे पास प्रिसाइजली डेटा था। और बहुत सारे बाद ये लोग इंसिडेंट और अटैक करके, किलिंग करके ये वायरलेस सेट पे अपने कमांडर को रिपोर्ट भी देते थे। तो वो रिपोर्ट भी हम लिखते थे, जिससे पता लगता था कि ये घटना इस तारीख को किसने किया। ये भी हमारे पास एक डेटाबेस था। और दूसरा जुगाड़ जो बड़ा काम आया BSF का, कि होल्ड अप सिचुएशन बहुत आती थी। टेररिस्ट किसी बंद मकान के अंदर से फायर करते थे, आपके पास उस मकान में घुसने का कोई सपोर्ट नहीं होता था। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी और बड़ी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी बहुत बाद में आई। शुरू में तो जिप्सी में लकड़ी के फट्ठे लगा के, सैंड बैग लगा के इनकाउंटर्स होते थे। तो होल्ड अप सिचुएशन में अकेला खुले एरिया में मकान में घुसना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे इक्विपमेंट BSF में शुरू में नहीं थे। तो एक टुल्लू पंप का ईजाद किया था BSF ने। वो ऐसे होता था कि बैटरी चार्जिंग के लिए होंडा जनरेटर होता था छोटा हम लोगों के पास, जिससे हम वायरलेस सेट की बैटरी चार्ज करते थे। तो हम लोग उसको स्टार्ट करके, और केरोसिन ऑयल, इन्फ्लेमेटरी कोई भी लिक्विड पाइप के थ्रू उस घर में डालते थे जिस घर को शेल्टर लेके टेररिस्ट हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। और वो बड़ा अच्छा इन्फ्लेमेटरी वर्क करता था। और बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर हुए कि जिसमें हमें कैजुअलिटी अवॉइड की हमने, और उस जुगाड़ से टेररिस्ट को मारा। तो ऐसी सिचुएशन रही, ऐसी जुगाड़ की संग। सर, एक गोली इस वक्त भी आपकी बॉडी में है और आपका राइट हैंड काम करना बंद कर दिया था। इस एनकाउंटर ने, गाजी बाबा के एनकाउंटर ने कैसे आपकी लाइफ को बदल दिया? राइट हैंड में डिफॉर्मिटी है, इससे होल्ड नहीं कर सकता मैं कोई चीज़, इस हैंड से पकड़ नहीं सकता चीज़ें। और इसमें मेडिकली ये हाथ रोटेशनल इफेक्ट इसका चला गया, ग्रिप चली गई। लेकिन मैं इससे लिमिटेड वर्क कर लेता हूँ, जैसे लाइक लिमिटेड राइटिंग और लिमिटेड हैंडलिंग समथिंग। बाकी फायरिंग तो बाएं हाथ से ही अभी तक। पर एक गोली अभी भी आपकी बॉडी में एक मेरी लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नाच के ऊपर फंसी हुई है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर, 20 साल से फंसी पड़ी है। तो वहीं पे लॉज्ड है, इट्स रेस्टिंग। डॉक्टर्स डिड नॉट एडवाइज टू रिट्रीव इट। एक्चुअली जो ये वो कश्मीर की ड्यूटी का जो एक पूरा अंतराल था, उसमें साउथ कश्मीर का मेरा 3 साल का जो फेज़ था, जिसको कश्मीर के भाषा में अर्बन टेररिज्म बोलते हैं। और साउथ कश्मीर जब बोलते हैं तो अनंतनाग, जिसको लोकली लोग इस्लामाबाद बोलते हैं, तो अनंतनाग पुलवामा की चर्चा किए बगैर कश्मीर के जो टेररिज्म का पूरा इतिहास है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उस फेज़ के बाद जिस फेज़ में मुझे इंजरी हुई, फैटल इंजरीज से मैं गुजरा, वो फेज़ था 2003 का, जबकि मैं कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर के एक बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट इनकाउंटर था जिसकी आपने शुरू में चर्चा की। ऐसी भी कोई सिचुएशन रही जहां आतंकवादी को आपने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया या फिर उसे अपने पाले में ले लिया? ऐसा भी हुआ है। और एक्चुअली एक ऑफिसर जो प्रॉपर इंटेलिजेंस का क्लू रखता है और जिसको ग्राउंड की सक्सेस जिसके पास ज़्यादा अच्छी है, वो ये काम कर सकता है। और ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये बड़ा टर्न कोट करना बड़ा डिविडेंट होता है। ऐसी सिचुएशन है ये हमारे साथ। एक अलुमर का बड़ा टॉप वेपन सप्लायर था, जो कि 2000, 2001, 2002, 2003 कश्मीर के अंदर अलुमर ने जितना वेपन सप्लाई किया और जितना ये LOC से वेपन लाते थे और फुट सोल्जर को देते थे,
हमको उस सप्लाई के चीफ तक पहुंचना था। तो उसकी शुरुआत हमने करी SMHS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के -1 उसके बेसमेंट में जहाँ किचन चलता था। तो उसमें मैंने एक यंग लड़के को तैयार किया और उसको मैंने एक डकॉय बना के किसी तरह से मैंने ग्रुप में एंटर कराया। ही बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रुप विद ऑल गुड इंटेंशन, बिकॉज हम उसको रोज़ मॉनिटर करते थे, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते थे। जिस दिन उसने मुझे जो क्लू दिया, उस क्लू पे जो हमने ऑपरेट किया, वो थोड़ी ऑपरेशनल स्टोरी लंबी है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसका मैं वो बताना चाहता हूँ कि एक चेक का सूट पहनता था, जैकलाई का एक एब्सकॉन्डर था, भगोड़ा सिपाही जो कि डिसमिस हो चुका था, वो वेपन लाता था और उसको सारे सबूत वेपन पिस्टल के साथ पकड़ने के बावजूद भी कुपवाड़ा में मैं उसको ड्राइवर सीट पर बिठा के लेके आया, गाड़ी चलाते हुए लाया। कुछ भी उसके साथ कोई 3rd डिग्री मेथड या कोई मारपीट या कोई उसको पनिश करना, ऐसा कुछ नहीं किया। लाया, उसको 3-4 दिन ऐसे ही छोड़ दिया। जब पुलिस रिमांड ख़त्म हुई तो उसे मैं वापस ले जाने लगा। तो उसने खुद मुझसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारे लिए क्या करोगे, तुम टेररिस्ट के लिए काम कर रहे हो, तुम कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए करना शुरू कर दोगे। उसने बोला नहीं सर, जो आपने मुझसे मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट किया, मैंने जितना काम किया था और जितनी रिकवरी हुई थी, वो रिकवरी अपने आप में सफिशिएंट थी कि शायद मेरी जान चली जाती। वो ना करके आपने मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया। तो मैंने कहा ठीक है, आना कभी। तो वो छूटने के बाद जेल से, एक प्रिवेंटिव लॉ में बंद था, 1 महीने के बाद छूटा, स्टेट में हमारे हेडक्वार्टर पर आया। और उसके बाद मैं आपको मैडम बताऊं, मैंने इतनी ऑपरेशनल सक्सेस उसके हेल्प से करी, सब एक अलग अलग स्टोरी है। और मेरी इंजरी के टाइम में वो हमारे गेट पे आया और रोता रहा, पूरी रात बैठा रहा, उसको किसी ने अलाउ नहीं किया हमारे कैंपस में आने के लिए। और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में भी मैंने उसको इस्तेमाल किया। उसको मैंने अभी मोस्ट रिसेंटली 24 में भी इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि हम उससे लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड हैं। उसकी उम्र चेंज हो गई है, वो अब एजड हो गया है, लेकिन उसके रोल बदल गए हैं। लेकिन जो एक फ़िलासफ़ी थी टू वर्क फॉर समवन एंड फॉर द काज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वो फ़िलासफ़ी वो अभी भी पालन कर रहा है। और ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा तो 2 ऐसे अलजहाद के टेररिस्ट हैं जिसको सरेंडर करा के हमने फोर्स में भर्ती कराया हुआ है। फोर्स में सरेंडर करा के, वेपन लेके, FIR करके उसको, और उसमें एक आदमी सर्विंग है, 28 साल नौकरी हो गई। ही इज़ पोस्टेड इन वन ऑफ द बटालियन इन कालीकट, डूइंग वेरी वेल। एक रोग निकल गया, लेकिन एक आदमी तो आज भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी हमें करना पड़ता है और बड़ा ये सक्सेस भी देता है। कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ आपके एनकाउंटर्स और आपके ये बहादुरी के किस्से सुनकर आपके परिवार ने कहा बस इनफ, अब आप रुक जाइए, या फिर अब आप और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, परिवार आपको रोकता तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन विद गार्डेड वर्ड्स उनके सफिशिएंट इंडिकेशंस होते हैं। बिकॉज हमारी सोच और हमारे जो ड्राइव से उनका ड्राइव मुख्तलिफ होता है। उनके पास बच्चे हैं, वाइफ बच्चों को देख रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेडी वाइफ है। और सन 2000 में श्रीनगर सिटी में बच्चे पढ़ाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। इंदौर जैसे जगह से मैं पोस्ट आउट हुआ था और सबको श्रीनगर ले गया और गोगोलैंड में एडमिशन करा के, बड़े बेटे का मेरा बोर्ड हुआ, 10th बोर्ड भी वहीं से हुआ। मैथ साइंस का कोई ट्यूटर नहीं मिलता था, कोई कैंपस में आके पढ़ाने को तैयार नहीं था। और हमारी बस लाल चौक से होके जाती थी। बटमालू और लाल चौक से स्कूल बस सवेरे रोज़ जाए और दोपहर को वापस आए केंद्रीय विद्यालय से। तो ये पूरा जो जर्नी है, रूट है, ये पूरे रूट पे ही तो ग्रेनेड पड़ते थे और एम्बुश होते थे। बट वो करना पड़ा। तो उसमें परिवार थोड़ा सा कई बार इस मुद्दे को लेके स्केर्ड तो रहता है, बट फाइनली दे आल्सो बिकम पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, दे सेटल विद द सिचुएशन। आपने NIA की एक तरह से स्थापना की, आप फाउंडिंग मेंबर थे उसके, आप और इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी रहे। पहले जब इंडिया पर अटैक होते थे, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो या फिर श्रीनगर असेंबली का अटैक हो, मुंबई का अटैक हो, हम उस तरह से पलटवार नहीं करते थे। लेकिन पुलवामा के बाद हमने शुरू किया, एयर स्ट्राइक्स शुरू की। तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है? जो देखा जाए तो हमारे भारत में जितने हमले हुए, चाहे वो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद ने ही सबसे बड़े हमले किए जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंक्लूडिंग मुंबई अटैक 26/11। तो इसमें जो हमारा रिस्पांस रहा, अब ये 2 तरीके से देख सकते हैं आप। एक तो ये है कि
फेडरल लेवल पे तब इस तरह का इनेक्टमेंट ऑफ लॉ नहीं था। हमारा अगर टोटल आप देखिए जर्नी टेरर रिलेटेड लॉ का, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो 60s में बना था, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव टेरर लॉ कभी नहीं बना। और अगर पोटा, टाडा या यूएपीए, अमेंडेड यूएपीए ये आया भी बीच बीच में, तो इनके फेजेस बड़े शॉर्ट फेज थे। कुछ तो ऐसे स्पेल थे कि कोई टेरर लॉ नहीं था, इट वाज बीइंग डेल्ट अंडर यूएपीए ओनली। तो मुंबई अटैक 26/11 के बाद जो यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, एंड इन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 31 December 2008 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड फेडरल एजेंसी वाज क्रिएटेड टू डील विद द केसेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन टेरर रिलेटेड केसेस। उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक तो बदलाव आया कि आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बड़ा रोबस्ट बना। लीगल फ्रेमवर्क स्पेशली इन सिचुएशंस को डील करने के लिए तैयार किया गया, जिससे इन्फोर्समेंट एजेंसी के हाथ बड़े मजबूत हुए, जिसमें सेल प्रोसीड को जब्त करने और जो फंडिंग है उसको चोक करने के जो स्पेशल पावर्स रहे। लेकिन क्या ये स्पेशल पावर्स बॉर्डर क्रॉस करके भी रिटेलिएट करने की परमिशन देती हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं देते। वो जो आप जिन बात की आपने चर्चा करी, वो एक पॉलिटिकल विल है, क्योंकि जो कंट्री जो भी होती है ना, हर कंट्री को खुद को डिफेंड करने का हक है। हमारे कंट्री पर अटैक हो रहा है, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हैं कि इसके पीछे परपेट्रेटर्स कौन हैं। तो एक कंट्री का जो प्रोरनेस है, एक उसकी जो एग्रेसिवनेस है, उसका जो रिस्पांस की क्षमता है, ये वेरी करती है टाइम टू टाइम। मुझे लगता है कि जो आपने जिस पुलवामा अटैक के बाद वाले फेज़ की चर्चा करी है, उसमें ये देखने को मिला। और आप क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में रहे हैं, तो उस तरफ से क्या रिस्पांस था पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि उनके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा होगा कि इंडिया ये भी कर सकता है। देखिए, जो जियो स्ट्रेटजी में मुझे लगता है कि सारी नेबरिंग कंट्री एक दूसरे को इवोल्वेट करती है। हम किसी घटना पर कैसे रिस्पांस करते हैं, तो नेबरिंग कंट्री का भी जो स्ट्रेटजी है उसी के से मैचिंग चलता है। उन्होंने उस समय नहीं सोचा था कि इंडिया कैन क्रॉस LOC एंड इंडिया कैन अफोर्ड बॉम्बिंग आवर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तोयबा एंड POK। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग था, एक तरह से संकेत देना था, एक तरह से जो मैसेज कन्वे किया अपने नेबरिंग कंट्री को, जिसका इस पूरे घटनाक्रम में हाथ था कि भाई वी कैन डू दिस, हम जिस दिन चाहेंगे कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये मैसेज बहुत तगड़ा मैसेज था, और ये मैसेज दूसरे को सोचने पर मजबूर करता है। अदरवाइज आप लीगल फ्रेमवर्क के तहत सारी चीज़ें तो डील भी नहीं कर सकते। बहुत सारी हदबंदियाँ हैं, हैंडिंग ओवर ऑफ द टेररिस्ट और म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी के तहत, लॉ के तहत, इंटरनेशनल जो बायलाज हैं, हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उसके तहत सारे लोग एक जैसा कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन इस वजह से हम हाथ पे हाथ धर के तो बैठे ही नहीं रह सकते। हमें तो अपना एक एग्रेसिवनेस और एक पॉलिटिकल विल दिखाना है, जो कि बड़ा अप्रिशिएबल रहा है उस फेज़ के बाद से। लोगों की बहुत दिलचस्पी है अननोन मैन को लेकर। ये लोग किसी भी देश की इंटेलिजेंस में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, और क्या कुछ इंटरनेशनल किस्से आप बता सकते हैं जहाँ पे इनकी भूमिका हो? हमने भी काफ़ी कुछ लिटरेचर से चीज़ पढ़ी है, और मीडिया से भी हम लोग ये चीज़ देखते रहते हैं कि कोई भी कंट्री है, वो अपने वांटेड लोगों को, जिन्हें उसे ज़रूरत है कि उन्होंने उनके मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्राइम किया है और उनके मुल्क के पोटेंशियल थ्रेट है, तो उन तक पहुंचने, उनको रीच आउट करने तक के लिए बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी तो खुद की पॉलिसी है, अपने लॉ उनको परमिट करता है, और वो करते हैं, बाकायदे करते हैं और ओपनली करते हैं। आप अभी रिसेंट वर्ल्ड में भी ये चीज़ देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि किसी कंट्री के पास अगर ये कैपेसिटी है, तो उसको इस कैपेसिटी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे क्या है कि आप जो एक्चुअल किलर्स हैं, जो एक्चुअल आपके कंट्री के लिए थ्रेट हैं, उनको भी तो एक मैसेज पहुंचता है कि यू आर नॉट सेफ वेयर एवर यू आर। पिछले साल पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट जो कि इंडिया के लिए भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, वो मारे गए। तो क्या इसके पीछे भी कुछ ऐसे अननोन मैन हो सकते हैं? मेरी मैम जहाँ तक जानकारी है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इटसेल्फ है डिवाइडेड बाय मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप्स
एंड सीरियस कन्फ्लिक्ट विद इन देमसेल्फ। इवन पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली बैंड हैं, वो भी बहुत सारे फ्रंट पे आपस में बहुत सीरियस कन्फ्लिक्ट है। वो एक दूसरे के किलिंग्स करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पाकिस्तान कई बार अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट में मारे गए लोगों को भी इंडियन एजेंसी के नाम डालता है, ऐसा भी काफ़ी कुछ देखा गया है। और जिस तरह से उनके बहुत सारे एलिमेंट हम लोगों के लैंड में भी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी के पार्ट रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा दोनों कंट्री में होता है, मुझे लगता है इसी का रिजल्ट है ये। अगर हम कनाडा की बात करें, क्योंकि ये कनाडा के साथ हमारे संबंध भी खराब हुए हैं और कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर सीधा आरोप भी लगाया है। वहाँ हमारे हाई कमिश्नर को भी वहाँ से निकाल दिया गया, उन्हें भी आरोप झेलने पड़े। तो क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस ग्रूफ अप था? क्या इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? मैं जितनी जानकारी है, जितना मैंने मीडिया से भी पढ़ा है और जो इनफॉर्मली भी जानकारी है, वो ये है कि इसमें जो उनका आरोप है वो टोटली बेबुनियाद आरोप है। ये सब बातें इंटरनेशनल लेवल पे सबूतों से चलती हैं, एविडेंसेस से चलती हैं। एविडेंस के बिना इतनी बड़ी सॉवरेन कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी को किसी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि इंडिया बहुत सारे अपने वांटेड टेररिस्ट जिन्होंने बड़े सीरियस क्राइम किए हैं, इंक्लूडिंग कनिष्का एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग, इंक्लूडिंग मेनी इंसिडेंट इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड पंजाब एंड इंडिया, ये लोग कनाडा में लोग शेल्टर्ड हैं। उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस, उनके लिए प्रत्यर्पण के लिए भारत ने इतनी कोशिश करी, इतनी बार लिस्ट का आदान प्रदान हुआ। मतलब बड़ी सिंपल बात है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, अगर हमारे कोर्ट ऑफ लॉ से कोई आदमी भगोड़ा है जिसको हमें रिक्वायरमेंट है ट्रायल के लिए, उसको हैंड ओवर करने में अगर एक मित्र देश आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो होता है। उनका आरोप शायद मुझे लगता है ये पॉलिटिकल रीज़न से ज़्यादा है और कहीं न कहीं इट इज़ ड्रिवन बाय द कंपल्सिव पॉलिटिक्स ऑफ द रूलिंग लीडरशिप, ऐसा मुझे महसूस होता है। अदरवाइज इतना बड़ा आरोप लगाना नहीं चाहिए। सिख वोटों के लिए ट्रूडो ये आरोप लगा और ये बड़ा क्लियर है कि सिख डायस्पोरा के सपोर्ट से उनकी गवर्नमेंट सरवाइव कर रही है, तो नोन है। 24 MP ना होते तो सरकार ही नहीं चलती। तो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ओबलाइज भी करना होता है उन ग्रुप्स को जो इंडिया के लिए बड़े रेडिकल हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग देयर, दे आर डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच वी कैन नॉट एक्सेप्ट। भारत के अंदर भी कई आंदोलन हुए हैं जिनमें उनके हाथ रहे हैं, उनका सीधा उसमें बैकअप रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप उसी का एक रिजल्ट है, जस्ट टू प्लीज़ अ पर्टिकुलर डायस्पोरा इनसाइड द कनाडा। चलिए, कनाडा में तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने भी आरोप लगाया इंडिया के एक व्यक्ति पर, जो कि अब सरकार कह रही है कि उनके लिए काम नहीं करते। विकास यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये हमारे लिए काम अब नहीं करते हैं। तो अगर पहले करते थे तो क्या ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है क्या, या फिर इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? देखिए, ये जो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरी जो जानकारी है वो ये है कि ये बात आई थी और ये आरोप अमेरिका ने लगाया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए जो हमारे देश की एजेंसीज़ हैं, हमारे यहाँ इस पर प्रॉपर केस भी दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है मुद्दा। इसका इन्वेस्टिगेशन फीडबैक भी दोनों तरफ की एजेंसी, जैसे वहाँ की FBI है, इंडियन एजेंसी है, NIA है, या बाकी जो फेडरल एजेंसी है, बोथ आर कार्डियली मीटिंग एंड एक्सचेंजिंग दी एविडेंसेज अगेंस्ट ईच अदर, और गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज डीम्ड फिट। ये काम चल रहा है, हो भी रहा है, इसमें डिनाइल कहीं नहीं है। लेकिन कहीं ये भी नहीं है कि बिना किसी के आरोप को प्रूव किए आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। बट ये इशू थोड़ा कनाडा से अलग है, मेरी समझ से कनाडा से अलग है। अगर हम इसको डेविड हेडली से कुछ जोड़ कर देखें, जो कि 2008 का मामला है, आपको लगता है कि अमेरिका ने उस मामले को कैसे हैंडल किया और हम कैसे हैंडल कर रहे हैं? कुछ देखिए, अमेरिका ने डेविड हेडली के मामले में, क्योंकि मुंबई अटैक जैसा कि आपको पता है, दैट टाइम NIA अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, उसके बाद आई। तो वो तो मुंबई पुलिस का केस था और उसमें हेडली और तहव्वुर राना जो 2 का रोल निकल के आया, उस समय तक एजेंसी बन चुकी थी। तो बाद में ये केस NIA को हैंड ओवर हुआ। NIA ने जो उसमें तहकीकात करी तो NIA को उन दोनों के इन्वॉल्वमेंट का सबूत मिला। तो जो हमको एविडेंसेज मिले, सबूत मिले, वो हमने उस एजेंसी से शेयर किया।
उनके कोर्ट ऑफ लॉ में उन्होंने अभी तक प्रत्यर्पण किया नहीं है, अभी तक इंडिया को हैंडओवर नहीं किया है, पेंडिंग केस लॉज्ड अगेंस्ट देम इन दी अमेरिकन कोर्ट ऑफ लॉ, ये उनका प्ली है। लेकिन ये बात भी समझने लायक है कि इस तरह का ही कोई आरोप अगर हमारे यहाँ किसी के खिलाफ लगा है और वह आदमी भी कोई क्रिमिनल ट्रायल यहाँ झेल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट दैट थिंग कि भाई फर्स्ट द पर्सन हैज़ टू फेस ट्रायल इन आवर सॉइल, उसके बाद जो है एज पर लॉ हम इस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे और दे आर हैंडलिंग दिस। रिसेंटली मैंने जो न्यूज़ देखी है उस हिसाब से लग रहा है को हैंडल कर रहा है। एक और बड़ा हमला जो कि बहुत पहले हुआ था IC-814, ये एक तरह का लैंडमार्क मोमेंट था इंडिया की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उस वक्त ग्राउंड पर थे, BSF में थे, तो आपको लगता है कि बेहतर तरीके से हमें रिस्पांस देना चाहिए था या फिर आतंकवादियों को छोड़ना एक अच्छा डिसीजन नहीं था? देखिए, इतना तो तय है कि IC-814 की जो हाईजैकिंग हुई थी वो एक बहुत ही प्लान्ड ऑपरेशन था SI का, जिसमें हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट के अंदर गोला बारूद, असलहा और हाईजैकर्स का रक्सैक भी प्लांट करना उनके डिप्लोमेटिक मिशन के सरकारी गाड़ी के अंदर हुआ था, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू। तो इसमें स्टेट एक्टर का हाथ था, ये तो बड़ा क्लियर था। रही बात उसके इफ़ेक्ट्स की और रिएक्शंस की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में जबकि एयरक्राफ्ट 49 मिनट्स राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में पार्क था, तो वो 49 मिनट्स हमारे लिए गोल्डन मोमेंट्स थे और वो 49 मिनट हमारे रिएक्शन के लिए बड़ा वैल्यूएबल था, जिसकी चर्चा पब्लिक भी करती है, लीडरशिप भी करती है, मीडिया भी करता है। वो 49 मिनट्स जो हमने लूज़ किया, किन वजूहात से लूज़ किया, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम पूरी थी, पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से लूज़ मैं ये एग्जैक्टली नहीं कह पाऊँगा क्योंकि एक बड़ा बयान होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने लोग उसमें स्टेक होल्डर्स थे वो उस 49 मिनट में ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ये एक सवाल तो बनता है और ये सवाल सबके सामने है, मैं भी ये सवाल पूछता हूँ। उसके बाद तो एयरक्राफ्ट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, उसके बाद हम उम्मीद करें कि वो हम लाहौर में कर लेंगे या एक एबंडन टेरिटरी कंधार के टारमैक पे कर लेंगे। वो थोड़ा ड्रीम बड़ा दूर का ड्रीम था और जैसा कि अलमिनाद दुबई के एक टेक्निकल एरिया में उतरा, वो कुछ समय के लिए वहाँ भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे जगह लास्ट में नेगोशिएशन हुआ जो कि जहाँ कोई हमारा डिप्लोमेटिक कनेक्ट नहीं था, हमारा कोई काउंसलेट नहीं था, कोई मिशन नहीं था, तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जब मिलेनियम चेंज हो रहा था। और उसके बदले जो आतंकवादी छोड़े गए, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मौलाना मसूद अजहर के रिलीज़ से, क्योंकि उसने 3 हफ्ते बाद ही जैश-ए मोहम्मद की स्थापना करी बहावलपुर पाकिस्तान में। एंड जैश-ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया इंडिया को। रिसेंटली आज के कश्मीर में भी जैश-ए मोहम्मद बहुत एक्टिव है। आज के कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले बहुत अटैक्स होते थे, अब हम किस स्तर पर हैं? क्या हमें और ज़्यादा इक्विप होने की ज़रूरत है, बेहतर होने की ज़रूरत है, या फिर हम ऑप्टिमम लेवल? कश्मीर में हम इस समय बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं। रिक्वायरमेंट खाली ये है टू कीप पेस विद द टाइम। अभी जो टेररिज्म का क्या है कि क्वांटिटी वाइज इट इज़ ऑन अ वेरी लोअर पेडेस्ट्रल, बट क्वालिटेटिवली इट इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेररिज्म अंडर करेंट गोइंग ऑन इन कश्मीर। तो इक्विपमेंट वाइज, लॉजिस्टिक वाइज हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको खाली समय के साथ पेस रखना है। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जिसमें कि ड्रोन एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, टू स्मगल दी वेपन्स एंड नारकोटिक्स इन इंडियन टेरिटरी थ्रू ड्रोन्स, तो ड्रोन एक बड़ा चैलेंज बन के उभरा है, क्योंकि पहले ड्रोन के चैलेंजेस नहीं होते थे। इस पे काम चल रहा है, काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है। और कश्मीर में पीस तो फ्रेजाइल है, आपको भी पता है। पीस में फ्रेजाइल तो है, लेकिन क्या कश्मीर कभी स्थायी तौर पर पीसफुल हो सकता है? या फिर हम जैसे कहते हैं पॉलिटिकली कि POK भी हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ये का रियलिस्टिकली पॉसिबल है? देखिए, पीस की जहाँ तक बात करें तो अगर आप पुराना विज़िट करिए पुराने टाइम में, तो 2005 टू 2010 5 इयर्स का पीरियड, तो मैं सोचता हूँ 2004 के आधे के बाद से ही ऐसा एक फेज़ आया था कि लगता था कि यहाँ से टेररिज्म ही ख़त्म हो गया। तो हमने कश्मीर को काफ़ी पीसफुली रिवर्स कंडीशन में भी देखा है।
तो अगर ये बात करें कि क्या ऐसा पीसफुल हो सकता है, तो कश्मीर में पीस को इमेजिन करना, सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन कश्मीर के अंदर पीस परमानेंटली रहेगा, ये थोड़ा सा दिवा स्वप्न टाइप दिखता है। ऐसा लगता है हम कुछ ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। वहाँ पीस फ्रेजाइल है, नो डाउट, और जो पाकिस्तान की डिज़ाइन है, जो उनका एजेंडा है, उसके तहत वो छोटे मोटे एक्शन तो होते रहेंगे, कुछ न कुछ एक्टिविटी को बॉइलिंग पॉइंट पर रखेंगे, ऐसा मैं देखता हूँ। आपके इनकाउंटर पर, गाजी बाबा के इनकाउंटर पर फिल्म ग्राउंड ज़ीरो बनी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस फिल्म से? आपको लगता है कि ये जस्टिस कर पाई? उस फिल्म का अभी मैंने थोड़ा ग्लिम्स कुछ समय पहले देखा था, क्योंकि अभी उसका प्रीमियर नहीं हुआ है, अभी वो थिएटर को हिट नहीं की है। तो और कुछ बीच में फाइनल एक्शन में उन्होंने हमसे कुछ विचार लेने के लिए वो बुलाया था। तो फिल्म इज़ दी मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन बोथ। तो फिल्म के अंदर जो सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम के साथ प्रोड्यूसर ने बनाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने इसको फिल्मी तरीके से बनाते हुए भी इस लेवल का बनाया। तो मुझे सेटिस्फाइंग लगा कि अच्छा रियलिस्टिक लगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने मेरे कैरेक्टर के माध्यम से बड़ा अच्छा पेश किया है, और ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ऐसा मेरा इसी में। आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे जहाँ पर आपके नज़दीकी लोग शहीद हो गए, आपके ब्रदर इन लॉ भी शहीद हो गए, साहिब शुक्ला। इस तरह के इमोशनल मोमेंट्स को किस तरह से जवान झेलते हैं? और क्योंकि बहुत सारे जवान ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो फील्ड की सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और जिनके कि टेररिज्म रिलेटेड सिचुएशंस में दो ही सबसे बड़ा ख़तरा होता है, या तो मरने का या क्रिटिकली इंजर्ड होने का। दोनों ही चीज़ बड़ा अनप्लेजेंट है, बड़ा ही ट्रेजिक है। और जो ग्राउंड ज़ीरो है, जहाँ जवान एक्चुअली खड़ा होकर ड्यूटी करता है, वहाँ हमको दिखता है, रिस्क दिख रहा है कि रिस्क है, लेकिन रिस्क है, ड्यूटी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, चॉइस नहीं है, उसको ड्यूटी करनी है। अब वो रिस्क को कितना ज़्यादा वो काउंटर करता है, यानी अपने को कितना बचाता है, एक ये जद्दोजहद रहती है। और क्रिटिकलिटी में फंसने पर फिर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा एक परेशानी का सबब यह है कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ टेररिस्ट ही हमारे टारगेट पे हों। लेकिन कई ऐसे चांस इनकाउंटर हैं, अटैक्स होता है, जहाँ जवान के एक्शन, उसके रिएक्शन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो उनके लिए भी एक काफ़ी टफ इमोशनल सिचुएशंस है, परिवार से दूर हैं, फैमिलीज़ कहीं बैठी है, एजुकेशन बच्चों का वो खुद सुपरवाइज़ नहीं कर सकते, और सुबह से शाम तक हेलमेट लगा के बीपी जैकेट के साथ गन लेकर के इस यूनिफॉर्म में वो खुद ही टारगेट हैं, एक खुद वो टारगेट हैं, और एक आतंकवादी को भी उनकी नज़रें ढूंढ रही हैं। तो एक तरह से डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काउंटर भी करना है, खुद को भी बचाना है। और ऑब्वियसली जब ये सब पूरी जद्दोजहद होती है तो फैमिली लास्ट में आती है। जब आपका टाइम बच जाता है तो आप फैमिली के बारे में भी सोच लेते हैं, उनको भी इमोशनली मैनेज करते हैं। आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो लोग बातचीत कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो पर बातचीत कर लेते हैं, ये सिचुएशन है। इस एनकाउंटर में जो आपको डिसेबिलिटी हुई, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, क्या कभी ये भी महसूस हुआ कि मैंने तो जान दांव पर लगा दी लेकिन उसकी कदर नहीं, या मुझे मेरा ड्यू जैसे मिलना चाहिए था उसमें आनाकानी हो रही है? देखिए, हमारे पर्सनल केस में मैं बड़ा थैंकफुल हूँ ऑर्गेनाइजेशन का और मेडिकल फ्रेटर्निटी का, कि उन्होंने मुझे किसी स्टेज पर अकेला नहीं छोड़ा, मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मेडिकली भी, डिपार्टमेंट के अंदर भी, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, रिहेबिलिटेशन, फाइनली मेरा रिटायरमेंट। तो मेरे रिटायरमेंट की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पेंशनरी इश्यूज़ को लेकर के कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अप्रहेंशन थे, बट इट वेंट थ्रू सो स्मूथली कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मैं तो जहाँ गया तो किसी ने मुझे ना ही नहीं किया। तो एक तो ये नज़रिया लगा कि लोग, अगर आपने कुछ किया है इस तरह का, लोगों के नॉलेज में है, सिर्फ आप बताते भी हैं ना, तो इज़्ज़त से वो खड़े हो जाते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं, कहते हैं सर जो भी कर सकता है मैं करूँगा, चीज़ इम्पॉसिबल पर नहीं होनी चाहिए, बाकी विल डू, दे हैव डन इट। मेडिकल ट्रीटमेंट की एक जर्नी ऐसी रही कि सपोर्ट मिला, लेकिन उसमें थोड़ा पर्सनल ज़्यादा हमको फाइट मारना पड़ा, क्योंकि होता क्या है कि डिपार्टमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके पास वो ऐसा फेज़ था कि इंजरी डिसेबिलिटी बड़ा फ्रीक्वेंटली होते थे।
तो डिपार्टमेंट ने कुछ फैसिलिटेट किया, कुछ मैंने खुद रास्ता बनाया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उन्होंने कहीं छोड़ा हो, इनजस्टिस फील हुआ, वैसा मौका मुझे नहीं आया। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन फॉर ऑल द वर्क, ऑल द सपोर्ट गिवन बाय द। आपने ऑन ग्राउंड ड्यूटी भी की है, टेररिस्ट को भी मारा है, आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी काम किया है। चुनौतीपूर्ण क्या ज़्यादा है? चुनौतीपूर्ण तो ग्राउंड में टेररिस्ट से लड़ना वो सबसे चुनौतीपूर्ण है। एनआईए में रह के मैंने टेररिज्म का वो साइड देखा जिसको कॉन्स्पिरेसी साइड बोलते हैं। यानी बीएसएफ के फेज़ में तो हमने एक कॉम्बैट रोल देखा। यू डिटेक्ट, यू सीक, यू फाइट, यू डिस्ट्रॉय, यू कैच, यू अरेस्ट द टेररिस्ट। वो एक अलग है। वहाँ आप फुट सोल्जर, ग्राउंड वर्कर से लड़ते हैं। यानी टेररिस्ट में जो लास्ट पर्सन विद वेपन है वो आपका टारगेट होता है, जो कि एक्चुअल हमारा नुकसान करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी उसके पीछे एक ऐसी ताकत लगी है जो उस पूरे कॉन्स्पिरेसी को आर्किटेक्ट करती है, डिज़ाइन करती है। और डिज़ाइन करने के बाद वो सारे फर्दरेंस ऑफ द क्राइम में वो जो पूरे लिंकेजेस हैं, ये एस्पेक्ट मैंने एनआईए में रह के देखा कि क्राइम की कॉन्स्पिरेसी कैसे बनती है और उस चेन में कितने लोग हैं। मे बी ओवरग्राउंड वर्कर्स, फंडिंग प्रोवाइडर्स, शेल्टरर्स, सिंपथाइजर्स, ओवरग्राउंड वर्कर, मोटिवेशन सपोर्ट कौन दे रहा है, और पॉलिटिशियंस भी, और पॉलिटिशियंस भी। यस, मेनी a time, like I must mention the name of हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हैविंग मल्टीपल ऑफिसेज इन राजबाग श्रीनगर। बहुत सारे सिचुएशन मैंने देखा कि वो बहुत बड़े हमारे लिए हिंड्रेंस थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल बैनर लेकर के आप जब एक टेररिज्म रिलेटेड मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा टफ होने लगता है। और हुर्रियत के कई नेता गिरफ्तार भी हुए। मुझे याद है बार्टर ट्रेड जो कि दोनों कश्मीरों के बीच सीमा पार से चलता था, उसमें उस ट्रेड की आड़ में हथियार लाए जाते थे, फंडिंग होती थी। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा स्टेप था 2005 के बाद। आपने ध्यान दोगा कि मैंने बोला 2005 से 10 के बीच बड़ा पीसफुल माहौल था। उस दौरान इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए और अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर के दोनों धड़े के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि जम्मू में एक और कश्मीर में एक, दोनों टेरिटरी में हम एक एक चेक पोस्ट, क्रॉस बॉर्डर एलओसी चेक पोस्ट ऑपरेट करेंगे, जिसमें जो प्रोड्यूस हैं, लोकल प्रोड्यूस हैं दोनों साइड के, वो बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होंगे। ये गवर्नमेंट का एक गुड इंटेंशन था और ये चला भी, ठीक ठाक चला। लेकिन देखिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इस गवर्नमेंट की इस पहल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और इस बार्टर सिस्टम के साथ पूरा प्ले किया। और प्ले करने के बाद अंडर बिडिंग और ओवर बिडिंग के माध्यम से उन्होंने ह्यूज फंड जनरेट करने की कोशिश की, जो कि टेरर एक्टिविटी के लिए वो इंडिया में इस्तेमाल करते थे। जब इस बात का सबूत मिला, जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई, तो उसमें प्रॉपर फॉर्मल केस रजिस्टर हुआ एनआईए में और क्रॉस एलओसी ट्रेड पे एफआईआर हुई, जिसमें ह्यूज डॉक्यूमेंट्स AN-32 एयरक्राफ्ट भर करके जितने डॉक्यूमेंट लाया जा सकता है, कास्ट अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटिंग लोग हायर किए गए। और सारी चीज़ की जब जांच हुई तो बहुत बड़ी बंगलिंग थी। ये लगा कि पूरा गवर्नमेंट का जो गुड इंटेंशन का मिशन है उसको टेररिस्ट लोग कैसे मिसयूज करते थे। जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने पीओके क्या में, ये अब खत्म हो चुका है या अभी इस समय तो पॉलिटिकल बंद है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज अभी भी कश्मीर में जारी है क्या? मुझे लगता है कि इनके लिंकेजेस और इनके बॉसेज, जिसको बाप कहते हैं, ये डेफिनेटली पॉलिटिशियंस तक जाते हैं वहाँ, और वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के इनसे लिंकेजेस इस्टेब्लिश भी रहे हैं पहले भी। और मुझे उम्मीद है कि अभी भी कहीं न कहीं ये एक पॉलिटिकल डोर तक पहुँचते तो हैं, ये उसको मेंटेन करते हैं, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हुए और इतने सारे अपने अनुभवों को साझा किया। मुझे यकीन है कि लोगों को ये बातचीत बहुत अच्छी और वैल्यू एडेड लगेगी कि किस तरह एक जवान अपनी जान को हथेली